स्टार्ट करते हैं एक बार। देखो क्लास खोला है जो तो करो। हाँ बेटा, जिसको जरूरत नहीं है वो अपने आप को म्यूट कर ले। नहीं होती। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम मैं बना रहा हूँ वाटर के लिए। वाटर के लिए फेज डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। ये वाई शेप्ड कर्व आपको दिखता है कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो एक्सिस है, वाई एक्सिस, इसको हम लेते हैं प्रेशर की फॉर्म में। प्रेशर, और प्रेशर की मेजरमेंट यूनिट होगी एटमॉस्फेयर। एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर हम लेते हैं डिग्री सेल्सियस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 लाइन आपको दिख रही हैं और तीनों लाइन एक पॉइंट पे मिल रही हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ए क्या है? ए आपका है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट का मतलब क्या है ये मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। उसके बाद देखिए, ये जो ट्रिपल पॉइंट है इसके कोरोस्पोंडिंग जो प्रेशर होता है ये आपका होता है 0.006 एटमॉस्फेयर। इतने प्रेशर पे आपका ट्रिपल पॉइंट मिलता है। और ये जो टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ट्रिपल पॉइंट होता क्या है ये समझ लीजिए। तो ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन है जिसके ऊपर तीनों स्टेट ऑफ मैटर एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। आप वहाँ पे लिख रहा क्या बेटा दिख नहीं रहा? दिख गया। बेटा थोड़ा लैग कर रहा है, ठीक है। दिख जाएगा थोड़ी देर में, 1-2 सेकंड लगती हैं। अब देखिए ट्रिपल पॉइंट जो है ये आपका होता है कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वेयर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा पॉइंट है या एक ऐसी कंडीशन है जिसके ऊपर आपको तीनों स्टेट ऑफ मैटर यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे हम वाटर की बात कर रहे हैं, H2O की बात कर रहे हैं। तो ट्रिपल पॉइंट के ऊपर आपको सॉलिड भी मिलेगा, लिक्विड भी मिलेगा और गैस भी मिलेगा, ठीक है बेटा। ये जो लाइन है ये पहली वाली लाइन, मान लेते हैं ये पॉइंट आपका बी हो गया, ठीक है। तो बी ए लाइन जो है ये आपको मिलेगी सॉलिड और लिक्विड का, सॉलिड और गैस का इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी कि इस लाइन के ऊपर अगर कोई कंडीशन है आपके पास कोरोस्पोंडिंग टेम्परेचर और प्रेशर की, तो इसके ऊपर आपको सॉलिड भी मिलेगा और गैस भी मिलेगा। ये जो लाइन है इसको मैं सी पॉइंट बोल रहा हूँ। तो ए और सी के बीच में जो जितने भी पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे आपको बताएंगे सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम। और ये मान लेते हैं पॉइंट डी है। तो पॉइंट ए से लेकर डी तक ये आपको बताएंगे लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा। अब देखिए ये जो पॉइंट बी और सी है, यानी कि ये दो लाइन है ए सी एंड बी ए, ये जो दो लाइन है इनके बीच में जितना भी एरिया एग्जिस्ट करता है वहां पे आपको सॉलिड स्टेट मिलेगा, ठीक है। यानी कि वाटर किस फॉर्म में मिलेगा आपको? आइस की फॉर्म में मिलेगा अगर ये कंडीशन है तो। अगर आपको सी ए सी और ए डी के बीच में कोई पॉइंट मिलता है तो वहां पे आपको वाटर मिलेगा लिक्विड की फॉर्म में, ठीक है। ये जो सारा एरिया है इसके अंदर आपको वाटर किस स्टेट में मिलेगा? लिक्विड स्टेट में मिलेगा। और ये जो लाइन है बी ए सी, बी ए डी, बी ए डी, यानी कि ये वाला जो एरिया है इस एरिया में आपको
गैसियस स्टेट में वाटर मिलने वाला है। ठीक है बेटा। अब देखिए जो पॉइंट डी है, यहाँ पे डी तक हम इसको खत्म कर देते हैं, और डी के ऊपर जो है यहाँ पे आपकी कंडीशन आती है क्रिटिकल कंडीशन, तो इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है। अब देखिए इससे रिलेटेड बात क्या है वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए नॉर्मली आपको पता है, नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे या जनरल कंडीशन पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, 1 एटीएम होता है नॉर्मल कंडीशन के ऊपर। नॉर्मल कंडीशन के ऊपर बात कर रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, अब देखिए 1 एटमॉस्फेयर पे मान लेते हैं यहाँ से आपने जो है, एक मिनट, ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कंडीशन है बेटा। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ से आपने जो है, मान लेते हैं यहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस से आपने शुरू किया था। ठीक है, ये पॉइंट -40 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। तो -40 डिग्री सेल्सियस पे और 1 एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे आपको स्टेट ऑफ मैटर कौन सी मिलेगी? तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर सॉलिड स्टेट में मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पे आता है, इन दोनों लाइंस के बीच में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सॉलिड स्टेट में आइस या वाटर मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो है ये सॉलिड लिक्विड की ओर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, एट लास्ट क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम आएगा। अब सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम जहाँ पे होता है, वो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट एम था, एम पॉइंट के ऊपर क्या होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है इसका। ठीक है, और एम के कोरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होता है, ये वाटर के लिए कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट, तो आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब इसको फर्दर हीट करेंगे तो आपको पता है प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा ही, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप बदल नहीं सकते हो। ठीक है बेटा। बेटा क्रिटिकल पॉइंट का मतलब मैं समझाऊंगा आपको क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए इसको समझ लो। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आप कभी भी नहीं बदल सकते हो, तो क्या कर सकते हो, आप हीटिंग कर सकते हो। मान लीजिए आप हीटिंग करते गए तो सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम तोड़ के आप जो है लिक्विड बना दोगे, आइस को। ठीक है, आइस को लिक्विड बनाने के बाद आप क्या करोगे, उसको गर्म करते जाओगे और फर्दर आगे बढ़ते जाओगे, इस तरह से बढ़ते गए आगे। ठीक है, एट लास्ट क्या होगा, ये लिक्विड जो बना था आपका वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये मान लेते हैं कोई भी एन पॉइंट था, एन पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो एन पॉइंट क्या है, एन आपका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है बेटा। अब एन पॉइंट के ऊपर आप देखोगे टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि बॉयल कितने के ऊपर होता है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। उसको अगर आप फर्दर हीट करोगे तो ये आपका गैसियस स्टेट में मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए ये क्रिटिकल कंडीशन क्या है। तो क्रिटिकल कंडीशन एक ऐसा टेम्परेचर कंडीशन है जिसके बाद जिसके बाद आप किसी भी वेपर को लिक्विफाई नहीं कर पाओगे किसी भी तरह से। ठीक है, इसको मैं लिखवा देता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट लिख लो बेटा, ए टेम्परेचर कंडीशन, टेम्परेचर कंडीशन after which we cannot liquefy a vapor, we cannot liquefy a vapor। ठीक है, किसी वेपर को अगर हम नहीं लिक्विफाई कर पाते हैं, कितना ही प्रेशर आप अप्लाई कर लो, इस टेम्परेचर के बाद आप उस गैस को कभी भी लिक्विफाई नहीं कर पाओगे। ऐसा पॉइंट होता है क्रिटिकल पॉइंट। तो देखिए वाटर के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट होता है, इसकी वैल्यू होती है, इसके टेम्परेचर की वैल्यू होती है 374 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के ऊपर अगर आपने वाटर को आप जो है वाटर को ले गए, तो उस वाटर वेपर को अगर आप कंप्रेस करना चाहो, ठीक है, प्रेशर के एप्लीकेशन से उसको दबा के लिक्विड बनाना चाहो,
तो आप लिक्विड कभी भी नहीं बना पाओगे। ठीक है, ये एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट होता है। इससे रिलेटेड होता है आपका टाइप ऑफ गैस। मैंने जो है आपको टाइप ऑफ गैस पढ़ाया था, एक सर तो आई। हाँ बेटा बोलिए। सर एक बार क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बताना। हाँ बेटा, क्रिटिकल पॉइंट के बारे में दोबारा सुनो। इसको सुनने से पहले एक पॉइंट और क्लियर करो पहले। ठीक है, हम जो है दो चीजें यूज करते हैं जनरली, एक तो वेपर भी यूज करते हैं और दूसरा गैस भी यूज करते हैं। ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो वेपर और गैस में क्या डिफरेंस है, बता सकता है कोई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस? कोई भी बच्चा बताना चाहे बता सकता है। गैस एयर होती है और वेपर सर जो क्लाउड्स में वाटर होता है वो। नहीं बेटा, सबसे पहली बात देखिए, ये दोनों गैसेस स्टेट में आते हैं। हमने 3 स्टेट पढ़ी है, तो ये दोनों बातें जो है गैसेस स्टेट ऑफ मैटर में आती है। ठीक है, लेकिन वेपर और गैस जो है ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। तो गैस तो वेपर, वो जब लिक्विड को ज्यादा गर्म करते हैं, और वेपर वो होता है जब गैस को ज्यादा गर्म करते हैं जो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेटा देखो एग्जैक्टली इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले वेपर के बारे में सुनो। वेपर क्या होता है? तो सबसे पहले Vapor is a mixture of two or different phases at room temperature। और जो गैस होती है उसमें एक ही सिंगल थर्मोडायनामिक स्टेट होती है रूम टेम्परेचर पे। देखो बेटा, वेपर का सिंपल सा मतलब है एक गैसियस स्टेट ऑफ मैटर which can be liquefied, which can be liquefied by application of pressure। वेपर एक ऐसी गैसियस स्टेट है जिसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर। प्रेशर अगर आपने वेपर के ऊपर अप्लाई किया तो बड़े आसानी से आप उसको लिक्विड बना सकते हो। लेकिन कोई भी अगर गैस आपकी, किसी चीज को आप गैस बोलते हो, ठीक है, तो गैस का मतलब क्या है? ये क्या है? एक गैसियस स्टेट ऑफ मैटर which cannot be liquefied, which cannot be सर liquefied लिक्विड होता है। by application। हाँ बेटा, बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। अगर आप प्रेशर को अप्लाई करके किसी चीज, किसी गैसियस स्टेट को आप लिक्विड नहीं बना सकते हो, कितना भी जोर लगा लो आप, कितना ही प्रेशर लगा लो, वो लिक्विड बनेगा ही नहीं। ठीक है, अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हो तो उसको हम बोलते हैं गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, और उसको एग्जैक्टली गैस बोलते हैं। इस गैस को आप आइडियल गैस भी बोल सकते हो। ठीक है, और वेपर जो है ये आपका रियल गैस होता है। अब गैसियस स्टेट ऑफ मैटर मैंने ये 2 टाइप लिखवाए थे आपको, लेकिन इनके बारे में कुछ नहीं बताया था। ठीक है, तो इनके बारे में मैं आपको लिखवाऊंगा। अभी के लिए हमें इतना ही जरूरत है। ठीक है ना? और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि किसी भी सब्सटेंस को आप, क्या लिखेंगे? क्या बेटा? सर रियल गैस। वेपर का दूसरा नेम। हम इसको जो है रियल गैस भी बोलते हैं, इसका एक ही नाम है। ठीक है, लेकिन इसका हम जो है एक टाइप बोल सकते हैं कि ये रियल गैस हो सकती है। ठीक है, अब देखिए ये रियल गैस और आइडियल गैस दोनों गैस स्टेट के पार्ट्स हैं। टाइप्स है बेटा, 2 ओके टाइप सर। है इसके। ठीक है, अब ये कंडीशन कब बनती है? तो इसकी कंडीशन है अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, अबव क्रिटिकल टेम्परेचर। अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर वही है जो क्रिटिकल कंडीशन पे आपको मिलता है। ठीक है, कंडीशन क्या है? इससे ज्यादा टेम्परेचर जब होगा तो आपका कोई भी सब्सटेंस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाएगा या गैस की तरह बिहेव करने लग जाएगा। लेकिन इस टेम्परेचर से अगर नीचे टेम्परेचर आपका, ठीक है, तो आप उसको जो है हमेशा वेपर बोलते हो। लो और इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम या बराबर है
टेम्परेचर आपका, तो क्या क्या बोलोगे इसको, उसको आप जो है वेपर बोलोगे। और किसी भी वेपर को हम प्रेशर अप्लाई करके लिक्विड बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस बात को मैं ग्राफ से समझाता हूँ आपको। ये ग्राफ जो है थोड़ा सा ज्यादा ओवर रिटन हो चुका है, इसको मैं दोबारा यहाँ पे बना रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, सिंपल सी बात है कि कोई भी ऐसे सब्सटेंस जिसको हम लिक्विड प्रेशर अप्लाई करके लिक्विड बना सकते हैं, ठीक है, उसको हम वेपर बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया क्रिटिकल कंडीशन के ऊपर आता है। क्रिटिकल कंडीशन मैंने आपको बताई 374 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आती है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस आपने जो है 1 एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे ले रखा था, ठीक है, और उसको इस टेम्परेचर के ऊपर लेके आ गए 374 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। अब देखिए ये क्रिटिकल कंडीशन के ऊपर है, मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद आप जो है उसको गैसीय स्टेट बोल सकते हो, ठीक है। अब इस कंडीशन पे ये हम प्रेशर का जो है ग्राफ ले रहे थे, ठीक है, और ये टेम्परेचर का ग्राफ ले रहे थे। अगर इस कंडीशन के ऊपर हम इस स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो प्रेशर अप्लाई करने पर हम हमारी स्टेट ऑफ मैटर जो है इस तरह से जो है चेंजमेंट करेगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, हम इस तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको लिक्विड बना सकते हो। ये क्या थी, ये गैस थी, ये लिक्विड थी, और ये सॉलिड थी, ठीक है बेटा। तो प्रेशर अप्लाई करके आप जो है इसको लिक्विड बना सकते हो बड़े आसानी से, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये ग्राफ एग्जिस्ट करता ही नहीं, इसका मतलब ये जो गैसीय स्टेटमेंट ऑफ मैटर होगी यहाँ पे, ठीक है, उसके ऊपर कितना ही प्रेशर अप्लाई कर लो आपका लिक्विड कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट करती नहीं है, ठीक है। इतनी सी बात थी, ठीक है बेटा। अब बोलिए यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। थोड़ा सा सर आप थोड़ा सा रेजोनेंस से करा रहे हो क्या? क्या बेटा? सर एनसीईआरटी में तो ग्राफ है ही नहीं। बेटा एनसीईआरटी में नहीं है सर ग्राफ, लेकिन कुछ बातें समझाने के लिए इसको जो है करवाना सर पड़ेगा। ग्रुप में क्या बेटा? सर स्क्रीनशॉट भेज देना ग्रुप में। हाँ बेटा बिल्कुल, जो भी मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ वो सारा का सारा आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। अब देखिए हम जो है टेम्परेचर के वेरिएशन का इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर, ये चेंज ऑफ स्टेट में हम बात कर रहे हैं। हमने पहला इफेक्ट लिखा था टेम्परेचर का और दूसरा इफेक्ट लिख रहे हैं प्रेशर का, ठीक है। अब देखिए प्रेशर का इफेक्ट किस तरह से पड़ेगा, ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पे, ठीक है। अब देखिए डेंसिटी का जनरल ट्रेंड आपने पढ़ा था कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो होती है ये हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है, यह वेपर, इसको जो है यहाँ पे वेपर लिखते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए जैसे जैसे आप प्रेशर अप्लाई करते जाओगे तो किसी भी सब्सटेंस की क्या होती है, डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है। ऑन अप्लाइंग प्रेशर, ऑन अप्लाइंग प्रेशर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। बेटा जिसको जरूरत नहीं है वो अपने आप को म्यूट कर ले, बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बेटा जिसको जरूरत नहीं है वो अपने आप को म्यूट कर ले। सभी को म्यूट कर दो। अपने माइक को बंद कर लो यार पेन। अब केवल मेरी बात सुनेंगे आप। देखिए ऑन अप्लाइंग प्रेशर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए कोई भी कंटेनर है, सबसे पहले आपने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर वेपर लिए, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर क्या लिया आपने, वेपर लिए इस तरह से, ठीक है बेटा। इस कंटेनर के ऊपर आप क्या कर रहे हो, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, यहाँ से आपने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है।
अब देखिए इस कंटेनर में जितना भी कंटेंट है, जितना भी मास है, वो तो कांस्टेंट रहेगा, वो तो नहीं बदलने वाला है, ठीक है ना। जितना भी मास आपने लिया है इस कंटेनर का, वो मास जो है कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो वहां पे क्या होगा, वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होगी, तो जब प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये जो पिस्टन है, ये जो इसकी बॉल है, ये नीचे की तरफ जाएगी। नीचे की तरफ जाएगी तो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगी तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगी, ठीक है। ऑन अप्लाइंग प्रेशर, ऑन अप्लाइंग प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस और मास आपका कांस्टेंट रहेगा। तो डेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा आप बता सकते हो, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कांस्टेंट है, अगर आप वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो तो डेफिनेटली डेंसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से क्या होती है, डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो कुल मिला के प्रेशर अप्लाई करने पर डेंसिटी हमेशा इंक्रीज होगी। तो इन जनरल आप ऐसा बोल सकते हो, इन जनरल आप ऐसा बोल सकते हो, अगर आपके पास कोई वेपर है, अगर वेपर के ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो प्रेशर अप्लाई करने के ऊपर ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। कोई वेपर है, इसको इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड में बन सकता है, ठीक है बेटा। अगर ये लिक्विड है तो लिक्विड के ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि ये लिक्विड जो है आपका सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। ये दोनों पॉसिबिलिटी है बेटा, ठीक है। कोई भी लिक्विड है तो लिक्विड जो है आप लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करो सॉलिड बन जाएगा, और वेपर के ऊपर प्रेशर अप्लाई करो तो लिक्विड बन जाएगा। तो इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हो। अब देखिए ये जो मैंने बात लिखी है यहाँ पे, ये मैंने केवल लिखी है इन जनरल, ठीक है, यानी कि हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है बेटा। इसका मतलब कुछ एक्सेप्शन होते हैं यहाँ पे, तो एक्सेप्शन लिख लीजिए क्या है। एक्सेप्शन केवल एक ही है, ठीक है, एक्सेप्शन केवल एक ही आप याद रखेंगे, वो है वाटर का, ठीक है बेटा। वाटर का एक्सेप्शन ये है कि अगर आप सॉलिड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो, ठीक है। अब एक जो है सिंपल सी गैस वर्क करके देखो कि बताओ कि अगर आप सॉलिड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो तो क्या इफेक्ट होना चाहिए, वो सॉलिड रहना चाहिए या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। इनमें से एक ऑप्शन बताओ आप, क्या वो सॉलिड रहेगा, क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ बेटा लिख के बता सकते हैं। देखिए इन जनरल जो है, अगर किसी सॉलिड के ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करते हो, ठीक है, तो वो सॉलिड ही रहता है, ठीक है। ये इन जनरल बात चलती है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर प्रेशर अप्लाई करो लकड़ी रहेगी। कपड़ा है, कपड़े के ऊपर प्रेशर अप्लाई करो कपड़ा ही रहेगा, सॉलिड रहेगा, ठीक है। यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन नहीं होता, सॉलिड से सॉलिड में ही रहता है प्रेशर अप्लाई करने के ऊपर। लेकिन वाटर के केस में, वाटर के केस में इसका उल्टा हो जाता है। अगर आप सॉलिड आइस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि सॉलिड नहीं होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। अब ये तो उल्टा हो गया जो हमने पढ़ा था पहले, ठीक है ना, ये तो उल्टा हो गया भाई। लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट होना चाहिए था, लेकिन सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट नहीं होना चाहिए था। इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह है डेंसिटी का डिफरेंस, ठीक है। डेंसिटी का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाते हैं टेम्परेचर में, ठीक है, टेम्परेचर अगर आपका ग्रेटर देन 4 डिग्री सेल्सियस है तो डेंसिटी जो है ये लेस देन 1 ग्राम पर ml हो जाती है। और इससे टेम्परेचर अगर आप कम करते हो, इवन आइस बना देते हो इसका, ठीक है, इवन आइस की डेंसिटी जो है ये भी लेस देन 1 ग्राम पर ml होती है, ठीक है। तो डेंसिटी में फर्क हो गया। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है ये आपकी सबसे ज्यादा होती है, फिर डेंसिटी ऑफ सॉलिड, और फिर डेंसिटी ऑफ गैस या वेपर, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। ये स्पेशल केस है वाटर के लिए, ठीक है बेटा। वाटर की लिक्विड फॉर्म में डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, एज कंपेयर टू गैस। अब इसका एक मतलब सिंपल सा एग्जांपल भी है।
आप जो है कभी भी बर्फ जमाते हो घर में, ठीक है, फ्रीजर के अंदर आपने जो है बर्फ जमा दिया, तो जनरली आप जिस कंटेनर के अंदर बर्फ जमाते हो उस कंटेनर में मान लीजिए इतना पानी आपने भर दिया, ठीक है, लेकिन बर्फ जमने के बाद जो है ये आप लिक्विड मान लो इसको, ठीक है, बर्फ जमने के बाद ये वाला जो सरफेस है आपको कुछ इस तरह का मिलता है, उभरा हुआ मिलता है बिल्कुल, ठीक है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी जितनी वॉल्यूम थी, लिक्विड की वॉल्यूम जितनी भी थी, ठीक है, उसको अगर V मान लेते हैं, और सॉलिड की जितनी वॉल्यूम थी उसको अगर V डैश मान लेते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली V डैश जो है ये ग्रेटर देन V हो जाता है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाती है कुल मिला के, ठीक है। कुछ बर्तन जो है अगर स्टील के बर्तन आप रखते हो फ्रीजर में तो हो सकता है वो क्रैक भी हो जाए ड्यू टू एक्सपेंशन, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, लिक्विड वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग। अगर आप लिक्विड वाटर को फ्रीज कर दोगे सॉलिड फॉर्म में तो ये क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए आपने कंटेनर के अंदर जितना मास लिया था वो मास तो नहीं बदलने वाला है, वो मास तो उतना ही रहने वाला है, फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आया वॉल्यूम का, तो यहाँ पे डेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो डेंसिटी आपको पता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, मास आपका कांस्टेंट है और वॉल्यूम क्या होगी यहाँ पे, तो वॉल्यूम आपको पता होगा इंक्रीज होगी, तो डेफिनेटली डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब इसकी वजह क्या है, ऐसा होने की वजह क्या है, तो वजह है इसका क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर। मैंने आपको क्रिस्टल्स के बारे में बताया था, ठीक है, आइस भी जो है क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है। अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आइस को आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, एक मिनट, देखिए बेटा ये आइस का स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर। तो आइस जो है अगर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ये क्रिस्टल्स हैं आइस के, ठीक है। तो जब वाटर जो है क्रिस्टल बनाता है तो वहां पे क्या करता है, बहुत सारा वॉइड स्पेस क्रिएट कर देता है, ठीक है, बहुत सारी खाली जगह बना देता है। अब खाली जगह बना दी उसने, ठीक है, खाली जगह बनाने की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेफिनेटली डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। ये आपके वाटर मॉलिक्यूल है, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, और ये डार्क आपको दिख रहे हैं जो, ठीक है, ये हाइड्रोजन आपका एटम है, ठीक है, ये ऑक्सीजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है। तो इस तरह से ये बॉन्डिंग करते हैं वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ, ठीक है। वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये वाटर है आपके पास, ठीक है, तो ये वाटर क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल कुल मिला के 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ इस तरह से, ठीक है, और ये हाइड्रोजन जो है ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इस तरह से। अब देखिए ये जब इस तरह का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बहुत सारा वॉइड स्पेस क्रिएट कर देते हैं, खाली जगह बना देते हैं, ठीक है। इस खाली जगह के बनने से क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है बेटा, तो इतनी बात आपने ध्यान रखनी। हाँ बेटा प्लास्टिक एक्सपेंड नहीं होता है, ठीक है, केवल वाटर के बारे में ऐसा ऑब्जर्वेशन देखा गया, इसलिए वाटर स्पेशल केस है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको पता लग गया कि वाटर की डेंसिटी जो है किस वजह से डिक्रीज होती है, ठीक है, आइस बनने पर। इसकी वजह आप लिख भी सकते हो, लिखना चाहो तो लिख लो बेटा इसके बारे में। व्हेन वाटर crystallizes in ice, it forms extensive hydrogen bonding, due to which more void space is created,
which increases the volume, which increases the volume, so density decreases। इस तरह से जो है आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है बेटा? हाँ बेटा, ये बात बिल्कुल ठीक है नैन्सी। अब देखिए डेंसिटी ऑफ आइस जो है ये कम हो चुकी है एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर आपने जो है वाटर डाल दिया लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, और मान लो इसके अंदर आइस क्यूब डाल दिया आपने। ठीक है, तो आइस क्यूब जो है, ये मान लेते हैं आइस क्यूब है आपका, तो आइस क्यूब जो है ये वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। आइस क्यूब फ्लोट ऑन वाटर। इसकी वजह भी पूछ लेते हैं आपसे काफी बार। ठीक है, तो इसकी वजह क्या है? बिकॉज डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। आप कोई भी चीज देखते हो, ठीक है, फ्लोटिंग का अगर कंसेप्ट आपको जानना है तो फ्लोटिंग के कंसेप्ट के लिए आप जो है डेंसिटी का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ आइस जो है ये कम होती है एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर लिक्विड, इसलिए आइस जो है वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करती है। ठीक है, इसी तरह से आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं ऑयल के ऊपर। तो अगर आप वाटर के अंदर ऑयल डालते हो तो ऑयल जो है फ्लोट करता है ऊपर। ठीक है, अगर ये ऑयल है तो ऑयल फ्लोट करता है। इसका मतलब भी आप यही समझते हैं कि ऑयल की डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, तो इससे काफी सारे जो है प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब देखिए इसको हम ग्राफ के हिसाब से समझ लेते हैं। हाँ बेटा, सेंसाई ज्यादा, सबसे ज्यादा डेंसिटी, भाई सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है मेटल्स की होती है। अगर हाईएस्ट डेंसिटी की बात करें तो ये दो एलिमेंट्स की होती है, ओस्मियम एंड इरिडियम। इनकी डेंसिटी होती है 22.4 ग्राम पर ml। ठीक है, ये हाईएस्ट डेंस एलिमेंट्स हैं। ठीक है बेटा, आप कंपैरिजन कर सकते हो, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, यानी कि एक 10 लीटर की बकेट लोगे तो उसके अंदर 10 लीटर पानी आएगा। अगर उसी 10 लीटर की बकेट के अंदर ओस्मियम या इरिडियम डाल दोगे तो उसका वेट जो है 224 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये डेंसिटी का रिलेशन है। अब देखिए बेटा, ये ऑब्जर्वेशन हर्ष केवल वाटर के लिए देखा गया है। जब आप जो है लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हो तो ये एक्सपेंड करता है। ठीक है, वो सब फिनोमेना अलग है। स्टील का जो आप बता रहे हो, प्लास्टिक का, वो सब अलग चीज है। ठीक है, तो अभी के लिए उनको छोड़ देते हैं यहीं पे, अभी अपने काम पे ध्यान देते हैं। अब देखिए ये जो मैंने बताया प्रेशर का इफेक्ट, ये आप जो है फेज डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो फेज डायग्राम एक बार दोबारा बनाता हूँ। ठीक है, इसमें ये आपने प्रेशर लिया था और ये आपने टेम्परेचर लिया था। ठीक है, यहाँ पे आपने इस तरह से वाई शेप्ड कर्व बनाया था। ठीक है बेटा, ये वाटर के लिए फेज डायग्राम है। अब देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे लगभग 1 एटमॉस्फेयर आपको प्रेशर मिलता है। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलता है फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब नॉर्मली जो है नॉर्मल कंडीशन के ऊपर आप आइस लेते हो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिया? आइस लिया। अब देखिए आइस के ऊपर अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो प्रेशर किस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है? तो प्रेशर इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। और यहाँ पे आपको पता है लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या एग्जिस्ट करेगी? लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट करेगी। अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो, प्रेशर ऑन सॉलिड आइस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। ठीक है, प्रेशर ऑन सॉलिड आइस, इट विल कन्वर्ट इन लिक्विड। अब आप इसका उल्टा भी देख सकते हो बेटा। उल्टा मतलब अगर आप जो है
आइस के ऊपर वैक्यूम अप्लाई करते हो तो वैक्यूम अप्लाई करने पर ये सॉलिड ही बना रहेगा, ठीक है। ऑन अप्लाइंग वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब क्या होता है, प्रेशर का उल्टा, ठीक है। तो वैक्यूम अप्लाई करने पर आपका सॉलिड जो है सॉलिड ही बना रहने वाला है। तो प्रेशर के बारे में कल भी हम जो है बहुत सारा डिस्कशन करेंगे, आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, ठीक है। समटाइम सर्जन यूज ईथर फॉर परफॉर्मिंग माइनर सर्जरी बाय, अब बेटा गीतिका ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ये सारे के सारे जो है इवेपोरेशन पे बेस्ड है, इवेपोरेशन पे बेस्ड है। आप जो है किसी भी